नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि अगर पेट ठीक है तो सब ठीक है। सभी बीमारियों की जड़ पेट में है, यानी अगर पेट ठीक रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। बहुत से लोगों के बारे में हाजमे को लेकर जुनून की हद तक वो लोग सोचते हैं। उनके सामने अगर नाश्ते से लेकर खाने की थाली तक अगर आ जाए तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो सोचते हैं मैं ये फलां चीज़ खाऊं या ना खाऊं, पिछली बार इसको खाया था तो इससे ये हो गया था। बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके सामने खाने की कोई चीज़ आए तो वो ये सोचकर खाते हैं कि इस भोजन से मुझे लाभ होगा, बल्कि ज़्यादातर लोग उसके गुण दोष में हमेशा ध्यान रखते हैं। वो सोचते हैं इसको खाने से मुझे बदहज़मी हो गई थी या ये हो गया था। और अगर हम देखें तो शहर कस्बों की दीवारों से लेकर अखबार, मैगज़ीन और टेलीविज़न पर आप सिर्फ और सिर्फ इस तरह के बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं कि फलां चूरन, आसव या चटनी से आपका हाजमा दुरुस्त रह सकता है। क्या हाजमा सचमुच एक इतनी बड़ी समस्या है? और बहुत से लोग जिनको बदहज़मी यानी इंडाइजेशन जैसी अगर कोई समस्या हो तो ये मान लेते हैं कि ये तो जीवन की सच्चाई है। जैसे राहत इंदौरी कहते हैं कि जिस्म से साथ निभाने की उम्मीद मत रखो, इस मुसाफिर को तो रास्ते में ठहर जाना है। लेकिन क्या इंडाइजेशन यानी बदहज़मी की कोई समस्या किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकती है? और क्या हमें इसके साथ ही जीना है? हमें क्या करना है? बहुत विस्तार से हम समझेंगे कि दरअसल ये समस्या होती क्यों है, और अगर है तो फिर हम करें क्या। क्योंकि अक्सर जब खान पान की या भोजन की बात आती है तो उसको स्वाद से जोड़ा जाता है। ये ध्यान नहीं दिया जाता कि उसमें पौष्टिकता कितनी है या फिर हमारे स्वास्थ्य के लिए उसका क्या महत्व है, कितना महत्वपूर्ण होता है भोजन का जो रोल होता है किसी भी पाचन संबंधी समस्या में, और क्या सिर्फ स्वाद देखना ही काफ़ी है। किस तरह से भोजन का योगदान होता है जब किसी व्यक्ति को पाचन की संबंधी कोई समस्या हो जाती है, और ख़ास तौर पर किस तरह से उसकी पहचान हो और क्यों ज़रूरी है सही तरीके से सही समय पर इलाज करवाना। ये तमाम बातचीत होगी आज टोटल हेल्थ में विस्तार से। उससे पहले ये समझते हैं कि हमारा पाचन तंत्र किस तरह से कार्य करता है और क्या होता है जब किसी व्यक्ति को पाचन संबंधी समस्या हो जाए। पाचन संबंधी समस्याएं बेहद आम हैं। बच्चे हों या बड़े, सभी को कभी न कभी पाचन समस्या हो ही जाती है। हमारा पाचन तंत्र कई अंगों से निर्मित होता है, जिसके तालमेल से पाचन प्रक्रिया पूर्ण होती है। पाचन की प्रक्रिया खाना खाने से लेकर खाने के शारीरिक ऊर्जा में बदलने तक चलती है। भोजन चबाकर निगलने के बाद फूड पाइप यानी भोजन की नली से होते हुए पेट तक पहुंचता है। पेट में खाने के साथ अलग अलग तरह के पाचन रस मिलते हैं। इसके बाद भोजन छोटी आंत तक पहुंचता है। भोजन के छोटी आंत तक पहुंचते ही पैनक्रियाज और लिवर कई तरह के एंजाइम्स और बाइल जूस बनाते हैं। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मुंह में और प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू होता है, लेकिन ये प्रक्रिया छोटी आंत में ही पूरी होती है। इसके बाद ही पौष्टिक तत्व शरीर में अवशोषित हो पाते हैं। पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में पूरी हो जाती है और बड़ी आंत से निष्कासन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन यदि पाचन ठीक से न हो पाए तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है। अक्सर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को लेकर लापरवाही की जाती है, जिससे स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि किसी भी तरह की पाचन समस्या होने पर लक्षणों को नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। जिस समय से बातें कही जाती थी कि पेट अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, उस समय ये भी बात कही जाती थी कि खाने में मोटा अनाज और पहनने के लिए मोटा कपड़ा होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि हम बढ़े हैं फाइन और रिफाइंड की तरफ। हमारे खाने में मैदा का प्रयोग बढ़ गया है, ऐसी चीज़ें जिनमें फाइबर नहीं है। क्या इनसे भी नुकसान हो रहा है? और बच्चे जो जंक फूड खाते हैं, क्या उसका भी उनके
सेहत और ख़ास तौर पर उनके पाचन तंत्र पर असर पड़ रहा है, ये भी सब जानेंगे। और गर्मियाँ आने को हैं, बल्कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि गर्मियाँ आ ही गई हैं, तो ऐसे मौसम में क्या ध्यान रखना है, उस पर भी चर्चा करेंगे विशेषज्ञों के साथ। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर सौम्या तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स फ्रॉम कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एंड लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। हमारे साथ हैं डॉक्टर बीसी शर्मा, प्रोफेसर फ्रॉम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, जीबी पंत हॉस्पिटल। नमस्कार। डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी फ्रॉम डॉक्टर RML हॉस्पिटल एंड PGI MER। We have with us Dr. Pramod Garg, Professor Gastroenterology from All India Institute of Medical Sciences। आप सभी का स्वागत है। पाचन की समस्याएं जितनी आम हैं, उसे लेकर इलाज के विकल्प उतने ही साधारण लगते हैं लोगों को, लेकिन विशेषज्ञों पर इसकी राय कुछ और ही कहती है, क्योंकि जब अक्सर सेल्फ मेडिकेशन किया जाता है, जो बहुत आम है गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स के लिए, ख़ास तौर पर इंडाइजेशन के लिए, उससे विशेषज्ञों की दिक्कतें कुछ बढ़ जाती हैं। इसलिए जब भी कोई समस्या होती है तो विशेषज्ञों से सही जानकारी लेना ज़रूरी है, और ये जानना ज़रूरी है कि कैसे किया जा सकता है पाचन संबंधी समस्याओं का इलाज। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर प्रमोद गर्ग, अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि दरअसल पाचन संबंधी जो समस्याएं हैं, उनका इस समय अगर हम पूरा परिदृश्य समझना चाहें, सिनेरियो समझना चाहें, तो क्या है हालत? देखिए, एक बहुत ये जनरल टर्म है इंडाइजेशन या पाचन की समस्या। कई चीज़ें इसमें शामिल हैं। कुछ मरीज़ों में, और मरीज़ क्या आमतौर से जो जनरल पब्लिक है उसमें भी इस तरह के सिम्टम्स काफ़ी हैं, जिनको वो गैस्ट्रिक या इंडाइजेशन या अपच या एसिडिटी की बीमारी कहते हैं। ये जो हमारे यहाँ आते हैं उसके ऊपरी हिस्से, अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो समस्या है उससे संबंधित हैं। और कुछ लोगों में समस्या है कि पेट का फूलना, पेट में दर्द, या उनको पखाना ठीक से नहीं हो रहा, मोशन की समस्या है, वो जो नीचे के हाथ के हिस्से हैं उसकी समस्या है। तो दो एक ब्रॉड कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। डॉक्टर सौम्या तिवारी, बच्चों की अगर बात की जाए तो क्या बड़ों से कुछ अलग होती हैं उनकी समस्याएं, अगर पाचन संबंधी समस्याओं की बात की जाए, और उनके कारण? क्योंकि जंक फूड एक बड़ा फैक्टर माना जाता है जब बच्चों में पाचन समस्याओं की बात आती है, क्या कहना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, जंक फूड बहुत बड़ा जंक फूड का रोल है, क्योंकि बहुत संभावना है कि बच्चे को संतुलित आहार ना मिले। ये इसलिए भी हो सकता है कि बच्चा खुद नहीं लेना चाहता क्योंकि उसमें इतनी समझ नहीं है, इसलिए भी हो सकता है कि माँ बाप में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि बच्चे को क्या संतुलित आहार और कितनी मात्रा में देना चाहिए, और इसलिए भी हो सकता है कि बच्चों में फूड फैट्स बहुत कॉमन होते हैं। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो पाचन संबंधी समस्याएं बच्चों में हो सकती हैं, वो उनका कारण है इम्यूनिटी कम होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, जो कि जाहिर सी बात है, उम्र कम है तो इम्यूनिटी कम होगी। तो इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस के लिए, और ये बार बार इन्फेक्शंस होने से बच्चों में, और संतुलित आहार ना लेने से बच्चों में कुपोषण हो सकता है, जो कि आगे भी बच्चों को बार बार पाचन संबंधी समस्याएं दे सकता है। तो ये कुछ कारण होते हैं। डॉक्टर शर्मा, जब भी पाचन समस्याओं की बात आती है तो अक्सर लोगों को लगता है मामूली सी बात है, तो डॉक्टर की ज़रूरत क्यों है, खुद ही कोई इलाज लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। ख़ास तौर पर अगर किसी व्यक्ति ने इस्तेमाल किया है कोई तरीका, तो अक्सर आसपास के लोग बहुत सारे विकल्प बता देते हैं कि ऐसा कीजिए, तो बहुत मामूली बात सभी लोगों को लगती है। कितना महत्व है अगर किसी व्यक्ति में पाचन संबंधी समस्या होती है, और सेल्फ मेडिकेशन का जो एक इशू आता है कि खुद दवा ले ली, डिले किया, या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं समझी, कितनी समस्याएं हो सकती हैं? पाचन संबंधी समस्याएं कई बार काफ़ी सीरियस होती हैं। इसके लिए जनता को अपना निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए और अपना इलाज नहीं करना चाहिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर उनको देख के टेस्ट वगैरह करके डिसाइड करेगा कि ये सीरियस प्रॉब्लम है, इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं जी। और दूसरा, जो लोग अपनी तरह से दवाई बनाते हैं और अपनी तरह से दवाई का इस्तेमाल करते हैं, उसका लाभ नहीं होता, पर कई बार वो काफ़ी नुकसानदेह भी हो सकती है। उसमें देखा गया है, जो लोकल कुछ लोग घरों में दवाइयाँ बनाते हैं, या कुछ लोकल वैद्य और हकीम जो होते हैं वो दवाइयाँ बनाते हैं, उसे फ़ायदा कम और नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। उसमें काफ़ी नुकसानदेह तत्व होते हैं जो हमारे जिगर यानी लिवर,
दिल यानी हार्ट, गुर्दे यानी किडनीज या दिमाग यानी ब्रेन पे बुरा असर करते हैं। हो सकता है उस दवाई से उनको थोड़ी देर के लिए पाचन की जो तकलीफ़ है वो ठीक हो जाए, पर उसका काफ़ी नुकसान भी होता है। इसलिए जनता के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई पाचन समस्या है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें और जैसे डॉक्टर टेस्ट करे या दवाई दे वही खाएं और घरेलू इलाज ना करें और किसी वैद्य और हकीम से जो अपने आप बनी दवाइयाँ हैं उसका इस्तेमाल ना करें। जी डॉक्टर शर्मा, आपने जो बात कही उस पॉइंट को ज़रा थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। आपने कहा कि ये तो बात ठीक है कि बाहर कौन क्या दवाई अपने हाथ से बनाकर कोई चूरन दे रहा है पुड़िया में बांधकर, हमें नहीं पता, लेकिन आपने कहा कि घरेलू इलाज भी ना करें। घरों पर अक्सर दादी माँ के नुस्खे जो आजमाए जाते हैं उनमें इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करते हैं, किसी को भी पेट में दर्द होता है या बदहज़मी, कुछ खट्टी डकार या ऐसा कुछ गैस या कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो अमूमन काला नमक, अजवाइन, ज़ीरा या हींग, ये सब मिलाकर मिक्सचर दिया जाता है और कभी कभी खाने का सोडा भी मिला लिया जाता है। क्या इनसे भी नुकसान हो सकता है इनको खाने से? इनसे नुकसान की संभावना कम है, पर एज ए डॉक्टर मेरी सलाह ये है कि वो ना करें। कई बीमारियां होती हैं जो सीरियस होती हैं, पर शुरू में उनमें कम दर्द होता है, कम बदहज़मी होती है और बाद में सीरियस हो जाती है। जी बिल्कुल। इससे पहले कि वो घर में इलाज करते रहें और जब सीरियस प्रॉब्लम आ जाए तब हमारे पास आए, इसलिए जब भी प्रॉब्लम शुरू होती है एक बार डॉक्टर से सुझाव जरूर ले लें। बिल्कुल ठीक। जो विशेषज्ञ कह रहे हैं और इस मंच से अक्सर विशेषज्ञों ने ये बात भी कही है कि बहुत लोगों को अक्सर ये लगता रहता है कि उनको एसिडिटी हो रही है और अक्सर तो नहीं लेकिन कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि उनको हार्ट अटैक भी हो रहा होता है। ये भी बात विशेषज्ञों ने कई बार कही, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल दिल्ली से मिथिलेश है हमारे एक दर्शक टेलीफोन लाइन पर। मिथिलेश जी, आपका स्वागत, पूछें सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं कभी मटर खाता हूँ, सेब खाता हूँ और पालक खाया, बंद गोभी खाया, ये पूरी तरह से सर डाइजेशन नहीं होता है जी। हाफ मतलब डाइजेस्ट होता है और वैसे ही सर वो ठीक है। तो आपने 3-4 चीज़ें आपने आइडेंटिफाई कर ली, आपको पता चल गया है ये आप हजम नहीं कर पाते, बाकी चीज़ें ठीक हैं बिल्कुल? गैस वगैरह सर का बहुत प्रॉब्लम होता है सर, गैस बनती है। तो आप ये चीज़ें खाते हैं अब या नहीं खाते? सर खाते तो है लेकिन वही इग्नोर करना पड़ता है, नहीं देखते हैं सर। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? सर 28 सर। 28। डॉक्टर शर्मा क्या कहना चाहेंगे आप? गैस बनना साधारण जनता में एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम और कॉमन सी कंप्लेंट होती है, पर गैस बनना पेट में कोई मेजर बीमारी नहीं है जी। उसके लिए लोग अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम लेके आते हैं कि गैस पेट में बनती है, फिर सिर पे चढ़ जाती है, छाती में जाती है, दिल में दर्द होता है उससे। ये सब गलत बातें हैं। गैस से बचने के लिए फूड आइटम्स का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। जैसे बीन्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें उनसे गैस बनती है, पर जैसे भाई साहब ने कहा कि सेब, कैबेज और इससे फ़र्क नहीं, इससे गैस नहीं बनती जी। और नंबर 2, ये गैस जो है हर एक की बॉडी में बनती है पर यूजुअली निकल जाती है। यूजुअली जो लोग बिल्कुल बैठे रहते हैं, उनमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, उनकी गैस पेट में इकट्ठी हो जाती है, उनको डिस्टर्बेंस हो सकती है। डॉक्टर, ये कार्यक्रम के शुरू में भी हमने ये बात की थी, बहुत से लोगों को लगता है कि मैं फला चीज़ खाऊंगा मुझे इससे समस्या होगी, तो क्या मतलब ठीक है बाकियों को नहीं हो रही, आप भी कह रहे हैं कि इनसे नहीं होनी चाहिए, मान लीजिए इनको होती है तो क्या इलाज है, उसे ना खाएं? इनको इसकी दो बातें हैं। एक तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि इस खाने से इनको दिक्कत होती है, गैस बनती है, वो इनके मन की आशंका है, वो इनके मन में दिमाग में बैठ गया है कि इस खाने से इनको प्रॉब्लम होती है। अगर वो खाना जी चेंज करके किसी और प्रिपरेशन में बना के दे दिया जाए उनको, जैसे एप्पल है, एप्पल का कुछ और बना के दे दिया जाए, तब उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, कि बन के शंका उनकी दूर हो जाएगी। और दूसरी बात, जैसे आपने कही, अगर 1-2 फूड आइटम्स हैं जिससे उनको लगता है कि उनको ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अभी जिन्होंने मिथिलेश जी ने बताया 5-6 फूड आइटम एक ही सांस में गिना दिए, इसका मतलब कि काफी फूड आइटम उनको अवॉइड करने पड़ेंगे। दैट इज नॉट अ करेक्ट थिंग, वो बिल्कुल ठीक नहीं है जी। और पाचन संबंधी समस्याओं से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं और अगर समस्या हो जाती है तब आपको क्या करना है, ये हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए टोटल हेल्थ।
ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर वैशाली, आपसे समझना चाहेंगे कि आमतौर पर कुछ समस्याएं जो होती हैं वो हमने जानी है, किस तरह के लक्षण किसी भी व्यक्ति में प्रेजेंट होते हैं अगर डाइजेशन ठीक से कार्य नहीं कर रहा? देखिए, नॉर्मल गैस जैसा कि अभी डॉक्टर शर्मा ने बताया सिर्फ गैस ही करेगी, लेकिन अगर उन गैस की बीमारियों के साथ अगर पेशेंट को बीमारी भी है तो पेशेंट का वेट कम होता चला जाएगा अपाचन होने की वजह से। अगर छोटी आंत या बड़ी आंत में प्रॉब्लम होने लगी है तो उन्हें डायरिया यानी दस्त के लक्षण होने शुरू हो जाएंगे। डायरिया अगर दस्त होंगे तो उनमें जो हमारे मैक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका लॉस होगा, जिसकी वजह से पैरों में सूजन आना, वजन कम होना, खून की कमी हो जाना, जिसकी वजह से चक्कर आना, ये बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं अगर गैस पाचन क्रिया में पेशेंट को बीमारी है तो। जी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल गैस हियर। डॉक्टर प्रमोद गर्ग, ये जो बात अभी डॉक्टर शर्मा ने कही कि मन को लेकर बड़ी बातें होती हैं, लोगों के मन में आशंका हो जाती है भोजन को लेकर, और अक्सर ये भी देखा गया है कि बहुत से लोग जो अपनी सेहत को लेकर या अपने खान पान को लेकर, पाचन संबंधी समस्या को लेकर हमेशा जो उधेड़-बुन में रहते हैं, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या यही है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कई लक्षण हैं जो कि स्पेसिफिक भी हैं उसके लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक तो उनको पेट में दर्द होता है और दूसरा उसके साथ उनको मोशन की समस्या रहती है, पखाने की समस्या रहती है। ये दो उसके खास लक्षण हैं। पेट में दर्द कब होगा? खाना खाने के बाद या कभी भी? पेट में दर्द जो है वो वेरिएबल रहता है, कुछ लोगों को दिन में कई मरतबा होगा या लगातार रहेगा, और उसका संबंध जो है वो मोशन पास करने से भी रहता है। जैसे उनको एक खास बात है कि या तो मोशन कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की बीमारी रहती है, और अगर उनको अच्छा तरह से मोशन पास हो जाए तो पेट में दर्द में आराम आ जाता है। ये उसका खास एक सिम्टम है। और पेट में दर्द जो है आमतौर से नीचे के हिस्से में होता है, कई बार डिफ्यूज़ भी हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पाचन संबंधी बीमारियों में समझने की है वो ये है कि समस्या कितने दिनों से है। जो बीमारियां काफ़ी लंबे समय से हैं, कई सालों से हैं, और हम देख रहे हैं कि उसमें कोई अलार्म सिम्टम नहीं है, तब इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे अलार्म सिम्टम होते हैं कि पखाने में खून आना, खून की उल्टी होना, वज़न कम हो जाना, भूख बिल्कुल नहीं लगना, बुखार आ जाना। अगर इस तरह की समस्या है तो बहुत मुकम्मल तरीके से उसका इलाज करना ज़रूरी है। दूसरी समस्याएं जैसे आमतौर से लोग कह रहे हैं साहब हमारा पेट फूल रहा है, गैस वर्ड भी बड़ा कॉमनली यूज़ है, इसके कई मतलब हो सकते हैं। कुछ लोगों को गैस ज़्यादा बनती है यानी कि गैस ज़्यादा पास करते हैं, कुछ लोगों को पेट फूलता है उसको भी गैस कहते हैं, कुछ लोगों को खाने के बाद जो है अपच जो है इंडाइजेशन है वो भी गैस का वर्ड है। तो एज ए डॉक्टर हमें समझना पड़ता है कि वो जो उस बात को गैस कह रहे हैं उसका क्या मतलब थोड़ा सा इसको ज़रा एक्सप्लेन करिए। बहुत से लोग अक्सर ही कहते हैं पेट फूलना या पेट कहते हैं टाइट हो गया या गैस बन रही है, वो कुछ खास तरह के भोजन के बाद होगा या हर बार होगा? नहीं, ऐसा हो सकता है। दोनों लोग कहते हैं जैसे ये तो चने की दाल खा ली, राजमा खा लिया, छोले खा लिए। दोनों चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि आपने हैवी खाना खाया, तला हुआ ज़्यादा खाना खाया, मिर्च मसालों का ज़्यादा खाना खाया, उसके बाद पेट फूल गया, या कुछ लोगों को हर बार खाने के बाद पेट फूल रहा है, या किसी खास चीज़ों के बाद पेट फूल रहा है। पहली चीज़ तो ये बताऊं, मैं यहाँ पे कहना चाहिए कि हमारी भी बहुत ज़्यादा पूरी जानकारी खाने के बारे में नहीं है। देखिए, कुछ मरीज़ अगर ये कह रहे हैं कि साहब मुझे 3 या 4 चीज़ों से समस्या है, तो हो सकता है उनको समस्या हो, और तो उसको अवॉइड करें, वो बेहतर है जी। लेकिन पेट का फूलने का मतलब ये होता है कि जो आंतों की गति है, जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट है, वो थोड़ा कम है, वो प्रॉपर नहीं है, ये उसका सबसे ज़रूरी है। जैसे कुछ मरीज़ होते हैं शुगर की, मधुमेह की, डायबिटीज़ की बीमारी है, बहुत लंबे समय तक होने के बाद उनके लिए एक समस्या होती है पेट का फूल जाना खाने के बाद, तो उसके लिए अलग दवाइयाँ हैं। तो पेट फूलने का भी कई कारण हो सकते हैं जी। तो जब भी कोई पाचन संबंधी समस्या होती है उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है, और उसी के हिसाब से ये तय होगा कि इस समस्या का इलाज कैसे करना है। फिलहाल आसिफ जी हैं हमारे साथ जम्मू कश्मीर से फ़ोन लाइन पर। आसिफ साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से यूँ है कि अपेंडिक्स से डाइजेशन होती है क्या जी? अगर कि डाइजेशन करने में अपेंडिक्स से कुछ होता है, अगर एक इंसान में तो फिर ये निकाला जाए, क्या इससे इंसान में प्रॉब्लम हो सकती है जी? डॉक्टर गर्ग, नहीं, अपेंडिसाइटिस से डायबिटीज़ का तो कोई संबंध अभी तक नोन नहीं है। अपेंडिसाइटिस होने के बाद या अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने के बाद डायबिटीज़ का कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, जितना नॉर्मल पॉपुलेशन में उतना ही रिस्क है जी।
डॉक्टर सौम्या तिवारी, बच्चों की अगर बात करें, कौन सी समस्याएं बच्चों में आम होगी, और जो लक्षण हमने जाने हैं बड़ों के लिए कि ये लक्षण होते हैं तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्या बच्चों में ये जो रेड फ्लैग्स है या वार्निंग साइंस कहें, ये कुछ अलग होंगे? कुछ हद तक अलग होते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया, बच्चे के दस्त के साथ खून आना, या आम लैट्रिन नॉर्मल हो रही है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी की है, पर उसके साथ खून आ रहा है, या बहुत लंबे समय से 2 हफ्ते से ज़्यादा बच्चे को दस्त हो रही है, या फिर दस्त हुई या बुखार आया और उसके साथ पेट फूला, बट पेट फूलने के साथ साथ बच्चे को पैसेज ऑफ स्टूल्स, मतलब नॉर्मल मोशन होना बंद हो गया और उल्टी होने लग गई, जो कि हरे रंग की हो सकती है। तो ये हरे रंग की उल्टी, या उल्टी में किसी भी तरह का चेंज, कलर में चेंज, जैसे कि कॉफ़ी कलर्ड वॉमिटर्स, ये रेड फ्लैग है, वार्निंग सिम्टम है। अगर ये आए तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सिमिलरली अगर दस्त की बात ना करें, केवल और बाकी प्रॉब्लम्स की बात करें, तो कई बार ये होता है कि वॉमिटिंग, स्पेशली यंग इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में रिपीटेडली बार बार वॉमिटिंग हो रही है, हर फीड के बाद वॉमिटिंग हो रही है। वॉमिटिंग के साथ साथ बच्चे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रही हैं, सांस लेने में तकलीफ है, इतनी ज़्यादा कि उसको ले जाके कहीं पे भाप लगवाना पड़ रहा है, नेबुलाइज कराना पड़ रहा है। ये चीज़ें सिग्निफिकेंट हो सकती हैं, ये चीज़ें इंडिकेट कर सकती हैं कि बच्चे को गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है, रिफ्लक्स की वजह से बच्चे को ये प्रॉब्लम है, जिसको एड्रेस करना, जिसको ठीक करना ज़रूरी हो सकता है। इसके साथ स्पेशली बच्चों में, छोटे बच्चों में बार बार वॉमिटिंग के साथ वेट गेन नहीं हो रहा है काफ़ी लंबे टाइम तक। स्पेशली हम हर इम्यूनाइजेशन विजिट्स पे हम बच्चे का वेट लेते हैं। अगर माँ ये कह रही है कि माँ ठीक से दूध पिला रही है, बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है, बच्चा पूरी तरह से माँ के दूध पे है, पर उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग वाली स्टेज पे आ गया है, 6 महीने से बड़ा बच्चा हो गया है, पर एडिक्वेट फीड होने के बावजूद बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, ये चीज़ें रेड फ्लैग हैं। ये इंडिकेट करती हैं कि समस्या ज़्यादा गंभीर हो सकती है और इमीडिएटली अटेंशन चाहिए बच्चे को। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर इनमें से कुछ भी होता है तो अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना करके तुरंत विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। डॉक्टर वैशाली, ये जो बातें बार बार जो आ रही हैं चर्चा में, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया पर भी चर्चा हुई। अब ये बताइए, घर में ये तो तय हो गया कि मतलब जहाँ तक हो उन दवाइयों का इस्तेमाल ना करें जो डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब न की हो, पहली चीज़। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, जिस किसी को भी अगर एसिडिटी हुई तो वो तो बड़ी सारी चीज़ें ट्राई करता है। कौन सी चीज़ें हैं जो तुरंत राहत देती हैं अगर घर पर हैं, और नहीं तो हमें डॉक्टर के पास जाना है? बताइए। PPIs होती हैं, जैसे पैंटोसाइड, मतलब ये सारी दवाइयाँ होती हैं। अगर ये घर में हैं तो ये दीजिए, पर बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से ही सलाह लीजिए, क्योंकि जैसा कि अभी आपने डिस्कस किया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है गैस सिर्फ गैस ही है, गैस किसी और भी चीज़ के लक्षण कुछ और भी लक्षण हो सकते हैं। जहाँ तक हो सके एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिए। जो भी वो 1 या 2 दवाई आपको बताए हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, वो आप लीजिए। घर के नुस्खे ना ही ट्राई किए जाएं, वो बेटर रहता है हमेशा। डॉक्टर गर्ग, ये बात लोगों को ज़्यादा हजम नहीं होगी अगर हम ऐसे कहें तो, क्योंकि बात हाजमे की हो रही है, ज़रा सी हल्की सी खाने के बाद जलन महसूस हो रही है, ऐसा कुछ है। अब छोटी छोटी बात के लिए डॉक्टर के पास जाए? नहीं, ज़रूरी नहीं है। देखिए, एसिडिटी जो है, अगर मान लीजिए आपको कभी कभी हो रही है, थोड़ा बहुत हो रहा है, खाने के बाद जलन हो रहा है, पेट में ऊपर के हिस्से में जलन है, सीने में जलन है, कभी कभी है, तो इसको आप अपने तरीके से भी ठीक कर सकते हैं। खाना पीना थोड़ा सा परहेजी खा लें, कम खाना खा लें, और उसके लिए एंटासिड जैसे आती हैं कुछ, जिसको तुरंत 2 चम्मच या 4 चम्मच दवाई लेने से या गोली उसकी चूस लेने से आराम मिल जाता है, वो ले सकते हैं। एसिडिटी के मामले में एक चीज़ मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये जो दवाइयाँ हैं जिसमें एसिड का सिक्रीशन बॉडी में बहुत कम हो जाता है, जिनको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं, पेंटोप्राजोल, राइप्रोजोल, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, कई तरह की चीज़ें हैं ये, और ये इनके कम से कम 100-200 ब्रांड्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। और ये बात मैं मरीजों से भी कहना चाहता हूँ, ये बात जनरल पब्लिक से भी और डॉक्टर से भी, इनका मेरी राय में बहुत मिसयूज़ और दुरुपयोग है। तमाम लोग हैं जो बीमार नहीं हैं, वो इस तरह की दवाइयाँ रोज़ाना एक सुबह गोली खा रहे हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में। डॉक्टर्स भी उनको प्रेस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन ये भी अब देखा गया है कि बहुत लंबे समय तक इन दवाइयों का अगर उपयोग करा जाए, जिनसे हमारा जो नॉर्मल एसिड बॉडी में बन रहा है
वो 90% तक कम हो सकता है। तो इनके लॉन्ग टर्म में बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और किस तरह के? बहुत तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा। उनके इफ़ेक्ट इंटेस्टाइन में भी हैं, बोन्स पे भी हैं, लंग्स पे भी हैं, शायद हार्ट पे भी हैं, कई तरह के हैं। तो अगर वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा कुछ दिनों के लिए, 1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, कई मरीजों में हम लंबे समय तक भी देते हैं, वो ठीक है। लेकिन कुछ लोग के साथ मेरे को एसिडिटी हो रही है, पेट फूल रहा है, अपच है, उसके लिए वो अगर इस तरह की दवाइयाँ सालों साल से खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उसके लिए फिर डॉक्टर से सलाह लेके उसको धीरे धीरे बंद करना चाहिए। ये एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहना। कुछ और बातें भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले जयपुर से विपुल जैन हैं टेलीफोन लाइन पर। विपुल जी, आपका स्वागत। क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे को 2 साल पहले एक्यूट पेनक्लेटाइटिस हुआ था जी। उसके बाद मेरा मतलब हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता था पेट के अंदर। उस टाइम 10 डेज का ट्रीटमेंट जरूर दिया था डॉक्टर ने, लेकिन आफ्टर भी मेरे को हमेशा कॉन्स्टिपेशन रह रहा है पेट में जी। पेट में हल्का सा पेन रहता है हमेशा जी। डॉक्टर वैशाली, आप ध्यान से सुन रही हैं? हाँ जी जी बताइए। आपको पैनक्रेटाइटिस हुए 2 साल हो चुके हैं विपुल जी। अब तो कॉन्स्टिपेशन की जो कारण है वो पैनक्रेटाइटिस नहीं होगा, और जो पैनक्रेटाइटिस का दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ये आपने महसूस किया होगा। ये जो हल्का हल्का दर्द है ये गैस या कोई और कारण भी हो सकती है। आप अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए जिन्होंने आपको देखा था, और कॉन्स्टिपेशन का कारण आपका पैनक्रेटाइटिस नहीं है। जी। डॉक्टर गर्ग, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि पैनक्रेटाइटिस से कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होता है, लेकिन अगर एक बार पैनक्रेटाइटिस का अटैक हुआ है तो मेरी राय ये ज़रूर होगी कि एक बार वो उसका दोबारा से डॉक्टर से मिलके ये देख लें कि उसका कारण क्या था, क्योंकि इस बीमारी में कई मरीजों में 25 से 30% या 40% मरीजों में दोबारा पैनक्रेटाइटिस होने के चांस ज़रूर रहते हैं। तो और दूसरा, कुछ मरीजों में डायबिटीज़ होने का डर रहता है, तो उसके लिए जांच जरूर कराएं और डॉक्टर से मिलें। जी डॉक्टर, सौम्या, चर्चा हो रही थी कि कौन से लक्षण हैं जिनको अगर होते हैं तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। वहीं बहुत से लोग जो बहुत आम तौर पर सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं और चूरन वगैरह का अपने पाचन को बेहतर करने के लिए कई प्रयोग भी करते हैं। बच्चों में देखा जाता है कि जब भी फीड शुरू किए जाते हैं, यानी कि अगर खाना शुरू करना है, वहाँ पर क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा या बच्चा पतला है, तो भूख बढ़ाने के टॉनिक्स या दूसरी चीज़ें भी बहुत आम तौर पर इस्तेमाल की जाती है। क्या सभी बच्चों को ज़रूरत होती है या फिर क्या नुकसान हो सकते हैं इसके? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान जो कोई भी टॉनिक के ओवर यूज़ का होता है वो ये होता है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि इस पे ही निर्भर रहे हम। तो माँ बाप बच्चे को खिलाने के, संतुलित आहार देने के बजाय इन मेडिकेशंस का यूज़ करने में ज़्यादा उनको सेटिस्फैक्शन होता है। तो उसका नुकसान ये होता है कि आप उस पर निर्भर रहते हैं, सप्लीमेंट्स पे निर्भर रहते हैं और बच्चे को संतुलित आहार नहीं देते हैं। दूसरी बात, जब आप ये चाहते हैं कि फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आपने इंट्रोड्यूस की है, बच्चे में शुरुआत की है खाने की, अनाज की, तो उस वक्त पे बच्चे को किसी भी तरह के पाचक जूसेस, सप्लीमेंट्स की, पाचन के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि ग्राइप वाटर, बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराने का मतलब है बच्चे में ग्राइप वाटर नहीं यूज़ करना, किसी भी तरह की घुट्टी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो माँ बाप को ये समझना ज़रूरी है कि छोटा बच्चा है, 6 महीने से छोटा, तो माँ का दूध पर्याप्त है। 6 महीने से बड़ा होना शुरू किया बच्चे ने, तो डॉक्टर से पूछ के या जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जाके ANM से, आशा से सलाह लेके और फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स दें बच्चे को जो कि संतुलित हो। तो मात्रा और कंटेंट जो है खाने, क्वांटिटी और क्वालिटी, हाँ, क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। सही होने और टाइमली इंक्रीज करना, मतलब उसको बढ़ाते भी जाना है, ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सप्लीमेंट्स का या किसी भी तरह के टॉनिक्स का कोई रोल नहीं है, अनलेस बच्चे का, जैसे आपने कहा, वेट गेन नहीं कर रहा है। तो वेट गेन नहीं कर रहा है तो उसके और बड़े कारण हो सकते हैं, तो जाके डॉक्टर से सलाह लें। अगर ज़रूरी है तो डॉक्टर यूज़ करते हैं, कई बार हमें यूज़ करना पड़ता है। अगर बच्चा कुपोषण का शिकार है तो टॉनिक्स का भी इस्तेमाल हम करते हैं। जी। हमारे पास हमारे दर्शकों के ढेरों ईमेल आए हैं और ज़्यादातर लोगों ने जो समस्या लिखी है वो इस बात को लेकर लिखी है कि किसी को एसिडिटी है, किसी को खाना खा के पेट फूलता। सबके नाम पढ़ना संभव नहीं क्योंकि SMS आपकी जो ईमेल्स हैं वो बहुत बहुत बड़ी तादाद में हैं। और कुछ बच्चों के बारे में भी पूछ रहे हैं कि खाना खाने के बाद बच्चे को भी इस तरह की समस्या होती है। बहुत से लोगों ने ये भी जानना चाहा है कि क्या खाने के साथ पानी पीना ठीक रहता है, उससे डाइजेशन
हाजमा गड़बड़ तो नहीं होता? ये बातें भी ज़रा जान लेंगे, लेकिन उससे पहले जयप्रकाश जी हैं बिहार से टेलीफोन लाइन पर। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत। क्या जानना चाहते हैं? सर, ये मैं एक बात जानना चाहता हूँ। बताइए। जो मार्केट में जो वो चूर्ण नून जो बिकते हैं आयुर्वेदिक दवाई सर, क्या उनको लेना पेट के लिए ठीक रहता है क्या? डॉक्टर शर्मा क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी आयुर्वेदिक दवाइयाँ कह दिया उन्होंने, आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ के बारे में ये कहना चाहता हूँ, मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ। आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के अलग किस्म की मेडिकल साइंस है, मैं उसके बारे में ज़्यादा विवरण नहीं दे सकता जी। पर उसके साथ मैं एक ही स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, वो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कुछ गांव में या शहरों में जो लोग घरेलू दवाइयाँ बनाते हैं अपने आप, जो लोकल वैद्य और हकीम जो चूर्ण बनाते हैं और दवाइयाँ बनाते हैं, वो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है, उसका इस्तेमाल ना करें। जी, चूर्ण का जो इस्तेमाल है वो बहुत कॉमनली कोई भी व्यक्ति करता है। पाचन ठीक भी है तो खाना खाइए, उसके बाद चूर्ण खाइए तो बेहतर आप ये कह रहे हैं कि डाइजेशन। आयुर्वेद तो विज्ञान है, वो आयुर्वेद के जानकार ही बता पाएंगे, पहली बात। लेकिन जो कहीं भी बैठ के चूर्ण चटनी बना रहे हैं, बेच रहे हैं, चूर्ण चटनी जो बनाते हैं और जो उसमें वो नहीं पता कि वो क्या दे रहे हैं। हाँ, और उसमें हानिकारक तत्व भी बड़े होते हैं, उससे नुकसान हो सकता है। टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 616 में हमने आपसे पूछा था कि इनमें से क्या बच्चों में बहरेपन का संकेत हो सकता है। 4 ऑप्शंस हमने आपको दिए थे। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऊपर दिए गए सभी विकल्प। आवाज को सुनकर शिशु का प्रतिक्रिया न करना, कान बहना या कक्षा में ध्यान न देना, ये कोई भी लक्षण हो तो तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है बच्चों में बहरेपन का संकेत। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये आपको बताएंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि अगर किसी व्यक्ति को पाचन संबंधी समस्या हो तो इनमें से कौन सी परेशानी नहीं होती। ऑप्शन ए पेट दर्द, ऑप्शन बी खट्टी डकार और जलन, ऑप्शन सी गला खराब होना या फिर ऑप्शन डी ऊंचा सुनाई देना। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, DD न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@gmail.com पर। तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 616 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर प्रमोद गर्ग से, जिनके सामने हमने रख दी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज। डॉक्टर गर्ग, इन सभी करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर कौन है, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज। आप अनाउंस कीजिए। आज की लकी विनर है अरविंदा दास फ्रॉम नारोजी रोड, वाइजैक। अरविंदा दास को बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर सौम्य तिवारी आपको। बच्चों में पाचन समस्या तब शुरू होती है जब वो अन्न खाना शुरू करते हैं, उससे पहले नहीं होती। गलत। डॉक्टर शर्मा, अगर बचपन में पाचन कमजोर हो या कोई समस्या हो जाए तो बड़े होकर भी समस्या होने की संभावना होती है, अन्यथा नहीं। गलत हो सकती है, पर बच्चों में अगर सीलियक डिजीज हो तो बड़े उम्र में सीलियक डिजीज होती है, पर अदरवाइज बच्चों में प्रॉब्लम ना हो और बड़ों में भी हो सकती है, बच्चों में है तो बड़ों में ठीक भी हो सकती है, बट सीलियक डिजीज हैज ए रिलेशन। जी डॉक्टर वैशाली, क्या तनाव से भी पाचन तंत्र पर असर पड़ता है? सही पड़ता है। डॉक्टर गर्ग, अगर खान पान का समय तय कर दिया जाए तो क्या उससे समस्याएं कम हो जाएंगी? बिल्कुल ठीक बात है। खास तौर से एक बात कहूँगा, शाम का खाना अगर आप जल्दी खाएंगे तो उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। बहुत लेट खाना नहीं चाहिए और नियमित तौर से खाएं तो बेहतर है। रैपिड फायर है, लेकिन जल्दी को एक्सप्लेन करते हैं जल्दी से। तो जैसे सुबह दोपहर शाम का खाना आप अगर नियमित तौर से खाएं तो बेहतर है। शाम का खाना 7, साढ़े 7, 8 बजे तक जरूर खा लेना चाहिए, बहुत लेट खाना नहीं चाहिए। डॉक्टर सौम्य तिवारी, किन बच्चों को और कब कब डीवर्मिंग की, यानी कीड़े पेट से निकालने के लिए वो दवा की कब कब जरूरत पड़ती है? डीवर्मिंग की आमतौर पे 6 महीने के बाद से 5 साल की उम्र तक बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, पर हमारा एक नेशनल प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम 14 साल के बच्चों तक डीवर्मिंग करते हैं।
तो उनको स्कूल से हर 6 महीने पे डीवर्मिंग एजेंट्स मिलते रहते हैं। डॉक्टर शर्मा, डायरिया होने पर एंटीबायोटिक्स का प्रयोग बहुत फायदेमंद साबित होता है? नहीं, नुकसानदेह हो सकता है। डॉक्टर वैशाली, डायरिया होने पर ORS कितना महत्वपूर्ण होगा? बहुत महत्वपूर्ण होता है, बच्चों में और अडल्ट दोनों में। डॉक्टर गर्ग, फ्रीक्वेंट डायरिया यानी कि अगर बार बार डायरिया हो रहा है तो इसका कारण क्या समझें? इसके लिए फिर कई कारण हो सकते हैं और ये एक सिचुएशन ऐसी है बार बार डायरिया होने पे कि तुरंत आपको अस्पताल जाके प्रॉपर उसका इलाज कराना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। डॉक्टर सौम्या, बच्चों को कब्ज की शिकायत नहीं होती? हो सकती है, बहुत कॉमनली हो सकती है, स्पेशली अगर वो सीरियल बेस्ड डाइट पे कम हो और मिल्क बेस्ड डाइट पे ज़्यादा हो। डॉक्टर शर्मा, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का कारण अधिकतर होता है पानी कम पीना? नहीं, बिल्कुल गलत। डॉक्टर वैशाली, कब्ज के लिए रोजाना लेक्सेटिव लेना सुरक्षित है? असुरक्षित है, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर प्रमोद गर्ग, सबसे सुरक्षित लेक्सेटिव्स जो है वो कौन से हैं जो लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है? ईसबगोल एक ऐसी चीज़ है जो कि आप उसको रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर से डाइट में वैसे अगर आप फाइबर बढ़ा दें तो वो इम्पॉर्टेंट है। फाइबर के लिए जैसे गेहूं का आटा है, उसका चोकर ना निकालें तो वो अच्छा फाइबर प्रोवाइड करता है, और सब्जियां और बाकी चीज़ें तो करती हैं। डॉक्टर सौम्या, अगर बच्चों में लगातार पाचन की समस्या रहती हो तो क्या इससे उनके विकास पर भी असर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। अगर पाचन की समस्या लगातार है, जैसे कि बार बार वॉमिटिंग होना, बार बार दस्त होना, तो आगे जाके बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है, अनीमिया का शिकार हो सकता है, वज़न कम बढ़ेगा, आयरन की कमी हो जाएगी, तो आगे जाके ब्रेन की ग्रोथ पे, ब्रेन के विकास पे फ़र्क पड़ेगा। बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, बच्चा इरिटेबल होगा, चीज़ें कम समझेगा। कुछ बड़ी बीमारियां जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन की कमी होना, उससे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इस तरह का बच्चा भी विकास उसका कम होगा, कॉन्स्टिपेटेड होगा, तो हो सकता है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो। अगर लगातार कॉन्स्टिपेटेड रह रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। जी डॉक्टर शर्मा, जल्दी से, भोजन अगर ठीक से नहीं पचता है तो क्या लक्षण हो सकते हैं? भोजन ठीक से नहीं पचता है तो पेट में गैस बनेगी, पतला पतला पखाना बार बार होगा, और कई मरीजों को गैस वगैरह बनने से दर्द भी हो सकती है। और साथ में जो खाने की डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, जैसे पाँव में सूजन आ जाएगी, प्रोटीन की कमी के कारण विटामिन की कमी के लक्षण भी आ जाएंगे। डॉक्टर वैशाली, ज़रा सा खाना खाएं और पेट भरा भरा सा लगे तो चूरन खाएं या डॉक्टर के पास जाएं? अगर बहुत समय तक ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है तो डॉक्टर के पास जाएं, चूरन ना खाएं। जी डॉक्टर गर्ग, पेट की समस्याओं में घरेलू नुस्खे इतने कामयाब हैं तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाएं? अगर समस्या ज़्यादा नहीं है तो घर के नुस्खों से काम चल जाएगा। खासतौर से अगर आप अपना डाइट रेगुलेट कर लें, खाना पीना थोड़ा ठीक कर लें, तो मुझे लगता है अधिकतर लोगों को शायद डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। डॉक्टर सौम्या, बच्चों के खान पान में कौन सी सावधानियां बरतें कि उन्हें पाचन की समस्या हो ही ना? संतुलित आहार दें। इसका मतलब ये है कि बच्चा छोटा है तो केवल माँ का दूध, जिससे उसको पोषण भी मिले और इम्यूनिटी भी मिले। जब बच्चा बड़ा होता है तो टाइमली इंट्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, जिससे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन ना हो, जिससे अनीमिया ना हो। थोड़ा सा और बड़ा बच्चा होता है, प्री स्कूलर है, तो जंक फूड अवॉइड करें और शुगर रिच सॉल्यूशंस, जूसेस अवॉइड करें अगर स्पेशली डायरिया है। बल्क ऑफ द डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स हो, हाई फाइबर इनटेक हो, ताकि कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो। ये कुछ सिंपल मॉडिफिकेशंस हैं। डॉक्टर शर्मा, शराब का कितनी मात्रा में सेवन पाचन के लिए अच्छा है और कितनी मात्रा में खराब? शराब का सेवन पाचन शक्ति के लिए खराब हो सकता है। हमारे जिस्म में एक हिस्सा होता है जिसको पैंक्रियास कहते हैं। पैंक्रियास को डैमेज करता है, और ज़्यादा देर तक डैमेज करता रहे तो जो खाने को पचाने के लिए तत्व होते हैं वो पैंक्रियास से नहीं बनते और खाना नहीं पचता, और मरीज को बार बार पखाना जाना पड़ता है, लूज मोशन होते हैं, बड़ी डेफिशिएंसीज हो जाती है। जी डॉक्टर वैशाली, अगर किसी को गेहूं, दूध या खाने की किसी भी चीज की एलर्जी हो तो क्या उसका पाचन तंत्र बाद में कमजोर हो जाएगा? गेहूं की एलर्जी, जैसे डॉक्टर शर्मा ने पहले भी बताया था, अगर वो बचपन से है तो वो आपकी सारी ज़िंदगी रहने वाली है, तो पाचन तंत्र में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। दूध, जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, वो भी कॉमन होती है, तो अगर बचपन में है तो बाद में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और इसी तरह अंडे से या मूंगफली या और चीज़ों से? प्रोटीन और अंडा नॉट वेरी श्योर, बट सीलियाक एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस ये ज़िंदगी भर रहने वाली चीज़ें हैं। डॉक्टर प्रमोद गर्ग, डॉक्टर की दवा से अगर एक बार में फ़ायदा नहीं हो रहा है, समस्या बनी हुई है, तो क्या करें? तो फिर दूसरे स्पेशलिस्ट के पास जाएं, किसी बड़े अस्पताल में अच्छे स्पेशलिस्ट से सलाह लें और मुकम्मल इलाज कराएं।
जी, और अब बात कर लेते हैं कि मौसम बदल रहा है, गर्मियां आने को हैं, क्या सावधानी बरतनी है, पाचन संबंधी सावधानियां। डॉक्टर सौम्या, आप यही से शुरू कर रहे हैं। बच्चों के खान पान को लेकर, जो नवजात हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं उनको, और थोड़े से जो बड़े बच्चे हैं, क्या सावधानी बरतनी है गर्मियों के मौसम? गर्मियों में इन्फेक्शन से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है हाइजीन मेंटेन करना। तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, हाथों को अच्छी तरह से धोना, बच्चों को स्पेशली छोटे बच्चों को दूध जब आप दे रहे हैं तो बॉटल का उपयोग ना करना, ये बहुत ज़रूरी है। साफ़ बर्तनों में खाना देना, साफ़ पानी, क्लीन हाइजीनिक ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करना। जी डॉक्टर शर्मा, गर्मियों का मौसम आ रहा है, किस तरह की सावधानी रखें तो समस्या नहीं होगी? समस्या के लिए संतुलित आहार, स्वच्छ आहार, सेफ वाटर टू बी यूज्ड एंड प्रॉपर्ली कुक्ड फूड टू बी यूज्ड एंड अवॉइड अनकुक्ड रॉ फूड आउटसाइड। जी डॉक्टर वैशाली, उन लोगों की बात करें जिनको लगातार कुछ न कुछ समस्या रहती है पाचन संबंधी, जो ये मानते हैं कि उनका हाजमा जो है कमज़ोर है, उन लोगों को ख़ास तौर पर गर्मियों में क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उन लोगों को पानी साफ़ पीना चाहिए, क्योंकि अगर पानी सेफ़ नहीं है, साफ़ नहीं है, एंड ऑलरेडी उनका सिस्टम जो है वो प्रोन है ऐसी बीमारियों के लिए, उन्हें ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो उन्हें यही ध्यान रखना चाहिए कि वो पानी का बहुत ध्यान रखें और बाहर का साफ़ भोजन करें, स्वच्छ बना हुआ ताज़ा भोजन, पुराना भोजन ना करें तो बेहतर रहेगा। जी, ये जो तमाम समस्याएं हैं डॉक्टर गर्ग, क्या इनसे बचाव के लिए वैक्सीनेशन का भी कुछ महत्व है? कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा बच्चों में डायरिया को रोकने के लिए रोटा वायरस वैक्सीन आ रही है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी का। तो पाचन संबंधी समस्याओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि खान पान कैसा है, उसका समय क्या है, इसका ध्यान रखें। और ख़ास तौर पर अगर आप गर्मियों के मौसम में इन समस्याओं से बचाव करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है हाइजीन, यानी कि किस तरह का पानी आप पीते हैं, खाना पहले से तो नहीं पका, इन तमाम बातों का आपको ध्यान रखना है, जिससे आप बचाव कर सकते हैं पाचन संबंधी समस्याओं से। और स्वच्छता खान पान में हो, स्वच्छता जीवन में हो, तो हमारा स्वास्थ्य भी उससे सुरक्षित होता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण विषय के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।